गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बुक है आप लोग के पास? अगर किसी के पास बुक नहीं होगा तो थोड़ा शेयर कर लेना, मतलब जहां पे बुक है वहां पे रहना। अच्छा, लास्ट लेक्चर डेमो लेक्चर देख चुके हैं क्या सब? कितने लोग डेमो लेक्चर देख के आए? डेमो लेक्चर जो हुआ है वो? अच्छा, कुछ लोग नहीं देखे। तो आप आज घर जाके क्या करना है, डेमो लेक्चर यूट्यूब में भी है, एक्सेल के ऐप में भी होगा, उसको देख लेना जो जो नहीं देखे होंगे ना। देखो, जो अर्ली बर्ड बैच जो चालू हुई है ना, उसमें हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया है जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में 96, 97, 99 ये 3 सेक्शन हो गए हैं, और सेक्शन 100 की एक क्लास हुई है, और ये पूरे इंडिपेंडेंट है। तो अभी आज की क्लास में मैं क्या करने वाला हूं, आपको सीधा मैं सेक्शन नंबर 100 मैं आपको बताऊंगा पहले, ताकि कल से सब लोग कॉमन क्लासेस रहेगी कल से, और उसके बाद में ये जो पोर्शन बचा है इसके एक्स्ट्रा क्लास लेकर एट पार ले आएंगे। ठीक है, ये एक प्लानिंग रहेगा अपना। अब आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार बता दूं। आप लोग फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ के आए? पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो, ठीक है। तो क्या नाम था, द कंपनीज एक्ट 2013। वेरी गुड। कितने सेक्शन है टोटल, याद है क्या? 470 सेक्शन। क्या बात है, टोटल 470 सेक्शन है। कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है? 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सुनो ना, लॉ को डिलीट मत कर देना। वो जो फाउंडेशन का लॉ है ना, तुम्हारे इंटर में काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन निकल गया ना तो एक बटन दबाए पूरा डिलीट। तो अकाउंट को डिलीट मत करना, तुम्हारा इंटर में काम आएगा, तुम्हारे फाइनल में काम आएगा। लॉ को डिलीट मत करना, तुम्हारा इंटर में काम आएगा, तुम्हारे फाइनल में काम आएगा। कोई भी सब्जेक्ट को, हाँ इकोनॉमिक्स अब पीछा छोड़ दिया आपका, मैथ्स आपका पीछा छोड़ दिया, लेकिन मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको एफएम में काम आने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 29 चैप्टर्स में ये पूरा आपका कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है। ठीक है, आपको मैं जो भी बताना चाहता हूं कुछ बात इंपॉर्टेंट, वो क्या है समझिए। ये पूरे हमारे कंपनीज एक्ट में आप अगर देखोगे ना तो पेज नंबर आप चेक करो बेटा, 1.2 में होगा बुक में, अपनी बुक में पेज नंबर 1.2 मिला आप लोग को। तो ये आपको दिख रहा होगा जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो टोटल 29 चैप्टर, लास्ट चैप्टर क्या है 29 चैप्टर्स उसमें डिवाइडेड है। और आपका जो सिलेबस है इंटरमीडिएट का, उसमें सेक्शन 148 मतलब चैप्टर 10 तक है। ये जो चैप्टर 10 तक है, और प्लस एक नया चैप्टर और है जो आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, और वो है फॉरेन कंपनी का। तो चैप्टर नंबर 22 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो शुरू के 10 चैप्टर आपके सिलेबस में, और प्लस एक चैप्टर और है, मतलब पूरा कंपनीज एक्ट तुम्हारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। बाकी जो पोर्शन है वो सीए फाइनल में मिलेगा आपको। तो अभी जो चैप्टर जो दिए गए ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे चैप्टर नंबर 1, इसका ये चैप्टर का नाम है बेटा, तो लॉ, अच्छा ये लॉ मेकर का चैप्टर है। हम लोग तो अपने हिसाब से चैप्टर को डिवाइड करते हैं, अपने नाम दे देते हैं, लेकिन लॉ मेकर जब जो कानून बनाते हैं उसमें इन्होंने क्या नाम दिया, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या दिया, प्रिलिमिनरी। और ये जो चैप्टर 1 है
इसके अंदर इन्होंने कितने सेक्शन रखे हैं? 2, एक सेक्शन 1 और दूसरा सेक्शन नंबर 2। इसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू। और इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है? सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22। इसके बाद आ गया चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इसके अंदर भी 2 सब पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। और ये सेक्शन 23 से लेकर 42, ये पूरा जो सेक्शन है ये आपका चैप्टर 3 का है, एंड सो ऑन। ये लॉ मेकर ने एक ड्राफ्टिंग किया। अभी पहला सवाल आपसे ये है, और अपनी पूरी क्लासेस ऐसी मतलब बातचीत में ही खत्म हो जाती है, और फिर हम लोग लॉ को याद भी करते हैं अच्छे से, और पूरा याद हो जाएगा बेटा, उसकी बिल्कुल चिंता ही मत करना। लिखने का तरीका वगैरह सब चीज रहेगा, बस आप स्टेप्स को फॉलो करते चलना जो अपन क्लास में करने वाले हैं। और हम लोग ये पक्का है कि बेटा इस लेवल पे तैयारी करेंगे, और आईसीए का लेवल यहां से ज्यादा ऊपर नहीं आएगा। बस इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको जो जो बातें हैं, जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो आपको ईमानदारी से आपको फॉलो करते चलना है। तो ये लॉ मेकर ने जो चैप्टर्स वाइज डिवाइड किया है 29 चैप्टर, तो उसका एक कोई ना कोई लॉजिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 के बारे में सोचते हैं, इन लोग ने बोला चैप्टर नंबर 2 और उसको एक नाम दिया इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू, और इसके अंदर सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22 तक का एक पूरा एक ब्लॉक है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, ये चैप्टर नंबर इन्होंने क्यों डिवाइड किया? क्यों नहीं इन्होंने 1 2 3 4 करके चुपचाप 470 सेक्शन लिख दिया? चैप्टर नंबर की जरूरत क्या है? लिख दो ना 1 2 3 4 ऐसे करके 470। कोई बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? इतना गंभीर मुद्रा में नहीं पढ़ना बेटा, इंटर जो है ना वो फाउंडेशन से भी इजी है ना। मतलब ऐसा मत सोचो कि बड़ा भारी कोई चैप्टर, कोई बड़ा भारी सिलेबस पढ़ना है, कुछ नहीं है, इंटर तुलसी है। तुम बड़ी परीक्षा निकल चुके हो, ध्यान रखना, है ना। अब ये सब बच्चे हैं, इंटर बच्चा, फाउंडेशन फाइनल और छोटा बच्चा। हाँ लॉजिक बताओ। एक जैसे सेक्शन को एक चैप्टर के अंदर डाल देंगे तो इजी होगा, और इसको थोड़ा सा रिफाइन बोले, बस ये ऐसे कुछ नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा बोलना है, चाहे तुम सही बोलो गलत बोलो, है ना भाई। अपनी कोई अभी इज्जत तो है नहीं कि अगर गलत बोलेंगे तो इज्जत चली जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। पहले तो इज्जत बनानी पड़ेगी जाने के लिए, तो उसकी चिंता ही मत करना। और हम सब यहाँ सीखना है, तो बस इंपॉर्टेंट क्या है, एक सोचना, जब बोला जाए तो सोचिए, और दूसरा एक कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बोलना आना चाहिए। तो कोई भी टीचर बोले ना, तो टीचर को चुप कराना आना चाहिए, अरे यार भैया रुक जाओ, इनसे पूछेंगे इस बार। मतलब इतना ज्यादा आपको पार्टिसिपेट करना है कि टीचर तंग आ जाए, यार ये सब हाथ उठाते थे किससे पूछे, ठीक है। मतलब ये एक हैबिट डेवलप करना आपको शुरू से। तो अब इसका लॉजिक क्या होता है, जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति को कंपनी बनानी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना मतलब कंपनी बनानी है, तो अब अगर ये चैप्टर वाइज नहीं होता तो उस व्यक्ति को, किसी को पता कैसे चलता कि टोटल 470 सेक्शन में मैं कौन से सेक्शन पढ़ के कंपनी बनाऊं? तो लॉ मेकर ने क्या किया बेटा, लॉ को आसान करने के लिए सिस्टमेटिक कर दिया कि जो भी कंपनी बनाना चाहता है इंडिया में, तो उसको हम एक चैप्टर का नाम दे रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और इसके अंदर कितने सेक्शन रखा? सेक्शन नंबर 3 से लेके 22। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कंपनी बनानी है तो मैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 पढ़ूंगा, और उसके पूरे कंपनी बनाने के जितने नियम कानून है मेरे को मालूम चल जाएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली कोई गलत काम नहीं करूंगा, मतलब मेरी कंपनी प्रॉपर तरीके से बन जाएगी, ठीक है। अब अगला चैप्टर का नाम क्या लिखा होगा? प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अब आप समझ पा रहे हैं, और इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है? 23 से लेके 42। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी कंपनी को जब प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, या कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को क्या करेगी? अलॉटमेंट करेगी, तो उस कंपनी को 23 से लेके 42 तक का सेक्शन आप पढ़ोगे ना, तो आपको यह पता चल जाएगा कि प्रॉस्पेक्टस इशू करने के नियम क्या है और अलॉटमेंट करने के नियम क्या है। क्लियर है? तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस होता है, एक सिस्टमेटिक और इजी करने के लिए किया गया है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस तो है ही है बेटा। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, ये जो कानून बनते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, है ना, ये क्या है बेटा? एक्ट है। और एक्ट जो बनते हैं वो एक्ट कहां पर बनते हैं बताओ जरा? पार्लियामेंट में। जो भी भारत में कानून बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? ये पार्लियामेंट में बनते हैं। अच्छा,
आपको ये बेसिक पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। मान लो भारत में कोई कानून बनाना है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया, तो ये एक्ट बनता कैसे है? सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता होगा बिल, और इसी को क्या बोल देते हैं? ड्राफ्ट। तो पहले एक बिल बना, और ये जो बिल है मतलब एक रफ लॉ वो बना होगा सबसे पहले। अच्छा, ये किसने बनाया होगा? कंसर्न मिनिस्ट्री ने। जैसे आपको मालूम है भारत सरकार जो होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज डिवाइड होती है। तो एक मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री का नाम है। और ये जो मिनिस्ट्री है, इनको कंपनीज के बारे में जो भी लॉ है ना, एक्ट बनाने का अधिकार किनको दिया गया बेटा? मिनिस्ट्री को दिया गया, एमसीए को। तो ये एक मिनिस्ट्री है। तो जब भी कंपनी से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, इनको किसके कंट्रोल में आएगा? एमसीए के। ठीक है। तो अब ये जो एमसीए है, इसने क्या किया होगा? एक बिल ड्राफ्ट किया होगा, और एमसीए ने बिल ड्राफ्ट किया होगा, मतलब क्या हुआ? इन्होंने लीड किया होगा। और एमसीए जो है ना, ये पूरा एक मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉयड होंगे, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयड होंगे, बहुत सारे एडवोकेट एम्प्लॉयड होंगे, है ना। ये इन हाउस लोग हो गए जो एम्प्लॉय हैं, उनको बुलाए गए होंगे। प्लस फिर जितने जितने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है ना, मतलब मुकेश अंबानी जी को बुलाया गया होगा, टाटा जी को बुलाया गया होगा, बिरला जी को बुलाया गया होगा, मतलब जितने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस टाइकून है, जो बहुत समय से कंपनियां चला रहे हैं, उन सबको बुलाया गया होगा। अच्छा, उनको क्यों बुलाया गया होगा? सोचो जरा। क्योंकि बेटा वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो वही काम करें भाई, कंपनी उन्होंने बनाया, तो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो उनको भी बुलाया गया। ये सबको बुला के मीटिंग करते हैं, और फिर उनसे सब सजेशन लेते, भाई आपको बताओ, आप जो कंपनी बना के हमारे इंडिया में काम करें, आपको कहां कहां दिक्कतें आ रही है, आप हमको बताओ। तो और आपके पुराना जो कंपनीज एक्ट 1956 वाला, तो उनमें क्या बातें अच्छी है बताओ। तो इनसे आपने सलाह लिया, और फिर जो इन हाउस वाले लोग हैं, ये सब ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है। अब एक मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया। अब बताओ बेटा, सबसे पहले क्या किया जाएगा इसको? अब ये बिल या ड्राफ्ट है तो रफ है भी, हाँ, एक्ट बनाने की प्रोसेस बोलो। अब सबसे पहले कहां जाएगा? दो, हमारे यहां जो पार्लियामेंट है 2 सेशन में डिवाइडेड है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो बिल है वो दोनों जगह कहां क्या होगा? अप्रूव होगा। लोकसभा में रखा जाएगा, वहां से अप्रूव हो गया मेजोरिटी के द्वारा, राज्यसभा में गया, वहां से मेजोरिटी में अप्रूव हो गया। अच्छा, पहला लोकसभा की पहले राज्यसभा में जाएगा, पहले लोकसभा, उसके बाद में, अच्छा पहले राज्यसभा में चलेगा, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। आप जो भी, कई बार क्या होता है, लोअर हाउस मान लो लोकसभा जो है ना वो बिजी चल रहा है, राज्यसभा फ्री है, तो आप इस बिल को पहले कहां रख सकते हैं? राज्यसभा, वहां से अप्रूव हो गया, फिर कहां ले जाओ? लोकसभा। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, पर दोनों जगह से अप्रूवल होना मस्ट है। तो आपने दोनों जगह अप्रूव करा दिया। इसके बाद कहां जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, द्रौपदी जी के पास जाएगा। अभी द्रौपदी जी के पास गया कि भाई ये दोनों सदनों ने पास कर दिया, फिर आप भी एक बार देख लो, फिर अगर प्रेसिडेंट को भी पसंद आ गया और इन्होंने अपना साइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। वो जो बिल था, अभी तक इसको क्या बोलते थे? बिल, पर अभी ये क्या बन गया? एक्ट। और इसके बाद फिर लोगों को भी तो बताना है, तो लोगों को क्या व्हाट्सएप के जरिए बताया जाएगा? टेलीग्राम के जरिए? कैसे बताया जाएगा? इसको फिर ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा। जो ऑफिशियल गजट है, इसमें इसको क्या करेंगे? पब्लिश कर देंगे। और ऑफिशियल गजट का मतलब आज के दिन क्या होता है? गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है egazette.nic.in, इस गजट में, इस गवर्नमेंट की वेबसाइट में डाल दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये मान दिया जाएगा कि इसकी जानकारी सबको हो गई। तो ये इस तरीके से कोई भी एक्ट बनते हैं, ये आपको मालूम है। अब जो हम लोग वर्ड लॉ ही वर्ड यूज करते हैं ना, लॉ, एक्ट नहीं, वर्ड क्या है बेटा? लॉ। आपके सिलेबस में कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट नहीं है। लॉ जो है ना बड़ा शब्द है, लॉ के अंदर एक्ट भी आता है, लॉ के अंदर रूल्स भी आते हैं। अभी मैं 2 बातों के ऊपर बस बात करूंगा आपसे। ये जो लॉ वर्ड है, मतलब आपके सिलेबस में एक्ट तो है ही है, सेक्शन तो है ही है, और साथ में आपके सिलेबस में क्या बेटा? रूल्स। ठीक है।
अब जैसे एक्ट कहां बनता है? पार्लियामेंट में, यह भी अपन ने बात किया। एक्ट जो बनते हैं वो कहां बनते हैं? पार्लियामेंट। अब ये सवाल है कि जो रूल्स होते हैं एक्ट के, वो रूल्स कहां बनते होंगे? ये रूल्स बनाता है कौन? रूलिंग पार्टी, या इसी को अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब रूल्स जो बनते हैं वो बनाता है उस समय की जो रूलिंग पार्टी होती है वो। जैसे आज के दिन रूलिंग पार्टी आपका एनडीए, तो आज के दिन जो रूल्स बनेगा वो कौन बनाएगा? एनडीए बनाएगा। अच्छा, क्या लगता है बेटा, एक्ट बनाना आसान है कि रूल्स? रूल्स बनाना आसान है। क्या लॉजिक है? अरे जब एक्ट बनता है तो पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में आपको मालूम है पक्ष विपक्ष सब रहते हैं, और विपक्ष का काम एक ही रहता है, अपोज करना, गलतियां निकालना, ढूंढना, गलतियां निकालना, पब्लिक को बताना। और रूल्स में क्या होता है? केवल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, मतलब उसमें विपक्ष नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है मालूम? रूल्स कितना आसान होता है। मोदी जी को आज लग गया ना कि यार ये रूल बनना चाहिए, तो उन्होंने बोला चलो ये रूल जारी करो, रूल जारी हो जाएगा, किसी से पूछने की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब रूल्स बनाना बहुत आसान होता है, एक्ट बनाना बहुत ही टफ होता है। अच्छा, अब ये बता दो पहले फटाफट, ये एक्ट और रूल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक्ट वर्सेस रूल, दोनों में मुख्य एक लाइन पे डिफरेंस अगर बात करें कि एक्ट में क्या लिखा था, रूल्स में क्या लिखा था, आंसर क्या होगा? एक्ट वर्सेस रूल एक लाइन में डिफाइन करना है। और एक आपको मैं हिंट दे रहा हूं, जो डिफरेंस आपने एमओए एओए में पढ़ा होगा वही डिफरेंस है एक्ट वर्सेस रूल। क्या लग रहा है बेटा? एक्ट वर्सेस रूल। एक्ट में क्या करना है, मतलब एक्ट में लिखा रहता है व्हाट टू डू, क्या करना है। ये कहां लिखा रहता है? एक्ट में, कि हमको जो भी कंपनियों को ये काम करना है। और रूल्स में क्या होता है? हाउ टू डू, उस काम को करने का तरीका। मतलब आमतौर पे जो रूल्स होते हैं ना, उस रूल्स में होते हैं बेटा प्रोसीजर। किसी भी काम करने को कि जो प्रोसीजर होती ना, वो किस में लिखा रहता है? रूल्स में। एक एग्जांपल देता हूं, और भी बहुत सारी बातें होती है, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया आपको एक्ट में लिखा कि कोई भी कंपनी को यह काम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मान लो एक्ट के कोई सेक्शन में लिखा है, अब अप्रूवल कैसे लें, कितने दिन में लें, कौन सा फॉर्म जाएगा, ये सब डिटेलिंग कहां पर होगी? रूल्स में। तो आमतौर पे क्या होता होगा, पहले तो एक्ट बनता होगा, भाई एक्ट में क्या करना वो लिखेंगे, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको देख देख के क्या बनाएगा? रूल बनाएगा कि ये वाला कैसे काम करना है, ये हम तरीका बताएंगे, ये काम कैसे करना है उसका तरीका हम बताएंगे। तो पहले बनता होगा एक्ट, और उसको देख देख के क्या बनता है? रूल। इसीलिए जो आपका जो कंपनीज एक्ट है ये बन गया था सर 2013 में, और जो रूल बने ना जितने भी, वो बने 2014 में। ठीक है, अब फर्क क्या है? अब एक मेन मुद्दा क्या है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी विषय में, कोई भी मैटर में रूल बना सकती है क्या? इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है? नो। आप ऐसा सोचो, सबसे मेन चीज होता है एक्ट, जो लॉ मेकर ने बनाया, करेक्ट? जब लॉ मेकर एक्ट बनाते ना, उस समय लॉ मेकर किसी पर्टिकुलर मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि हम आपको पावर दे रहे हैं इस सेक्शन में कि आप रूल बनाओ, तभी उन्हीं मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है। मतलब रूल हर मैटर पर नहीं बन सकता, हर सेक्शन के ऊपर रूल नहीं बन सकता। अब ऐसा क्या लैंग्वेज आता है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम चल जाता है कि हम लोग को पावर मिल गया है? तो इसका आंसर है, आप जब कोई भी सेक्शन जब आप पढ़ते हो, अगर उस सेक्शन में आपको एक वर्ड मिलता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आप कोई भी सेक्शन जब पढ़ोगे ना बेटा, तो उस सेक्शन में अगर एक वर्ड मिल गया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉ मेकर ने जब कानून बनाया था उस समय ये वर्ड यूज किया, तो उस मैटर पर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि प्रिस्क्राइब्ड आप करना,
और जब सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है, रूल बना के उसको प्रिस्क्राइब करता है। तो मैंने आपको एक बात क्या बताई इंपॉर्टेंट, आप जब एक्ट में कोई भी सेक्शन पढ़ोगे उसमें आपको क्या वर्ड मिलेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये वर्ड जैसे मिल जाएगा ना, तो आप समझ जाना कि हाँ भैया लॉ मेकर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो इस मुद्दे पे रूल बना सकता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का इस्तेमाल करके रूल बना देगा। क्लियर पॉइंट। अभी अपन जब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो बात करेंगे, अभी बस ये दिमाग में आप बैठाते जाओ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या देखो, अब जैसे एक्ट का नाम तो एक ही है, द कंपनीज एक्ट 2013। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाती है ना, रूल का भी नाम होता है। और ये मैं आपको चैप्टर के नाम क्यों बता रहा हूं, उसका लॉजिक दे रहा हूं आपको। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अभी ये जो सेक्शन नंबर 3 से 22 ये आपका इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर है, करेक्ट। अब मान लो इनमें इस सेक्शन 5 में, फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक्चुअल एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो सेक्शन 5 जब आप पढ़ रहे हो ना, उसमें लॉ मेकर ने एक वर्ड यूज किया कोई चीज के लिए, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ये वर्ड यूज कर दिया। तो जब ये वर्ड यूज कर दिया मतलब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है। सेक्शन 5 में कुछ मैटर लिखा है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, रूल बना सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल बनाएगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखता है कि हम कौन से चैप्टर के अंदर का रूल बना रहे हैं। तो इन्होंने देखा कि चैप्टर 2 के अंदर का रूल बना रहे हैं, तो और चैप्टर 2 का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन। चैप्टर 2 का नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो इसके इन सेक्शन में जो भी रूल बनेगा ना, उस रूल का नाम भी इन्होंने क्या किया, चैप्टर के नाम के समान रखा। मतलब जितने भी रूल्स अपन पढ़ेंगे ना, तो उन रूल का नाम एक फिक्स है तरीका, द कंपनीज ब्रैकेट में इन्होंने यूज किया इनकॉर्पोरेशन ब्रैकेट क्लोज रूल्स 2014। मतलब आप जितने भी रूल पढ़ने वाले हो, हर रूल का नाम अलग अलग होगा, पर जो चैप्टर का नाम है 3 से 22 सेक्शन, इस सेक्शन में जो भी रूल आएगा ना, वो रूल का नाम क्या होगा, द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। मतलब रूल बनाते समय ना, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये नाम कॉमन होता है। और ये जो बीच का ब्रैकेट है ना, ये क्या होता है मालूम, जो चैप्टर का नाम है वो लिख दिया जाता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या बन जाता है, रूल। तो ये पूरे आपका जो भी रूल्स आएगा उसमें यही सिस्टम आपका फॉलो होगा। क्लियर पॉइंट। तो आप मेरे को बताओ तो जरा, जैसे मान लो चैप्टर 2 का मैंने एग्जांपल दिया। अब ये चैप्टर है आपका प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। मान लो ये भी सेक्शन है बहुत सारे, उसमें कोई सेक्शन में लिखा है एज में भी प्रिस्क्राइब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाया होगा, रूल। उस रूल का नाम बोल के बताओ, द कंपनीज, फिर क्या बनेगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर नाम क्या है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। इसमें इन्होंने पूरा नाम ले लिया। मतलब अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि हमको चैप्टर का नाम का एक हिस्सा लेना है या पूरा नाम लेना है। जैसे यहां पे इन्होंने क्या लिया था, एक हिस्सा, पर यहां पर क्या ले दिया, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाद रूल्स 2014। क्लियर पॉइंट। तो ये होते हैं रूल्स का कॉन्सेप्ट। चलो अब एक काम कीजिए, थोड़ा नोट कीजिएगा, आप सीधा आ जाओ, पेज नंबर निकालिए, जो अपना जनरल मीटिंग का जो टॉपिक है ना, वहां पे आ जाओ सीधा। और अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूं उसको आपको लिखना है पेज नंबर 10.1। ये जो पेज नंबर 10.1 है ना, दिख रहा है आपको, इसके बाजू वाला जो ब्लैंक के पेज है ना, वहां पे लिखिएगा पूरे नोट्स जो है ना, वो आपको इस बुक के बाजू में बनाना है। इससे क्या होगा, आपका पूरे नोट्स कंपाइल हो जाएंगे। और एक कॉपी आप जरूर बनाना, 150 पन्ने की बना लेना। उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस कराऊंगा,
और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो लिखने के लिए एक अलग कॉपी रहेगी, उसको इसमें नहीं लिखना है। और क्लास में जितने भी एग्जांपल्स होंगे, जो भी होगा, वो सब आपको इसी रिलेवेंट सेक्शन के बाजू में आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी आप पेज नंबर 10.1 के बाजू में लिखिए। चलिए नोट कीजिएगा। कोई भी कंपनी अपना कंपनी तक 2013 है, तो ये नेचुरली किसके लिए बनाया गया? कंपनीज के लिए। तो जो भी कंपनियां होती है, अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना होता है या कंपनी को कोई एक्ट करना होता है, कोई एक्शन लेना होता है, तो आपको मालूम है कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो वास्तव में है नहीं, हमारी तरह है नहीं। जैसे आपने एडमिशन कहां लिया बेटा? एक्सेल में। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक कंपनी है। एक्सेल का पूरा नाम पता है आपको? EIPL, EEIPL, एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम है। और कोई भी नाम के आखिरी में अगर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड आ जाए, मतलब वो क्या है? कंपनी है। पर एक्सेल एक कंपनी है। क्या एक्सेल कभी पढ़ाने आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि एक्सेल कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ की नजर में व्यक्ति है, लेकिन वो हमारे जैसे दिखाई नहीं देता, तो उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। तो एक सवाल है कि जब ये कंपनी में कोई फैसले होते हैं, जैसे एक्सेल को डिसाइड करना था कि हम लोग को अर्ली बर्ड कब चालू करना है, हमको पोस्ट बेस्ड कब चालू करना है, हमको फीस कितनी रखनी है, हम लोग को ऑफर कब तक देना है, तो ये सब जो डिसीजन है, पेपर में कब छापना है, तो ये डिसीजन कोई तो लेता होगा। एक्सेल तो है नहीं, है ना, बस फिजाओं में इनका नाम है, वास्तविकता में तो कुछ है नहीं कोई। तो कोई भी कंपनी को कोई काम करने होते हैं, तो कंपनी के बदले में काम कौन करता है? आंसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कोई और कुछ मतलब इसके अलावा? अच्छा, कंपनी के मालिक कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर। और कंपनी चलाते कौन है? डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर, या उनका एक नाम और क्या होता है? मेंबर। और जो कंपनी को मैनेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। जैसे लॉ मेकर ने जब लॉ बनाया ना, हम लोग नेचुरल पर्सन है, हम लोग को भगवान ने 2 हाथ दिए काम करने के लिए, वैसे ही कंपनी को भी भगवान ने कितने हाथ दिए? 2 हाथ। पार्लियामेंट ने कितने हाथ दे दिए? 2 हाथ। बोलो हम आपको नेचुरल पर्सन की तरफ फील कराएंगे, तो जैसे नेचुरल पर्सन के 2 हाथ है, वैसे ही कंपनी के भी कितने हाथ है? 2। काम करने के लिए लॉ मेकर ने 2 हाथ दिए कंपनी को। नोट करना भाई, 2 हाथ। पहले हाथ का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? BOD। और दूसरे हाथ का नाम क्या है? शेयर होल्डर्स। और ब्रैकेट में लिख देता हूं मेंबर्स। मतलब कंपनी को अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है, तो 2 लोग हैं जो कंपनी के बदले में काम करते हैं, या तो BOD और या फिर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। अब ये बताओ, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई फैसला लेना है, जैसे मान लो एक कंपनी में 5 डायरेक्टर है, अभी कोई ऐसा काम है जिसमें BOD को यस नो बोलना है, मतलब वो फाइनल करेंगे मैटर, तो कैसे फैसला होता होगा? ये 5 लोग से पूछना है, तो कैसा होता होगा बताओ जरा? उनका क्या होता होगा? क्या फोन कर करके पूछते हैं? क्या होता होगा? मीटिंग होती होगी। क्या होता होगा बोलो? मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होता होगा। तो BOD को कोई फैसला लेना है तो उसके लिए क्या होती है? बोर्ड मीटिंग। लिख दो, बोर्ड मीटिंग। तो BOD को कोई भी काम लेना है तो पहले बोर्ड मीटिंग होगी, और उस फिर बोर्ड मीटिंग में क्या होंगे? फैसले लिए जाएंगे। और एक बात लिख देना, बोर्ड मीटिंग में जो फैसले होते हैं ना, 5 डायरेक्टर बेटा, एक मैटर रखा गया कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो फिर सबका वोटिंग होता होगा। सबका क्या होता होगा? वोटिंग।
जैसे हम लोग जब क्वेश्चन पूछते थे बोलते ना हाँ भैया कितने फेयर में हाथ उठाओ, बस ये वोटिंग ही करा रहे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी वोटिंग होती होगी, तो आपको क्या लगता है कब माने जाएंगे कि ये काम हो गया, बीओडी ने अप्रूव कर दिया? मेजोरिटी, है ना। तो यहां पे बोर्ड में जो फैसले होंगे ना वो किसके द्वारा होंगे? सिंपल मेजोरिटी। इसको ऐसा वर्ड लिखो, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में क्या लगता है बेटा, मतलब डायरेक्टर के पास वोट कितने रहते होंगे? जैसे 5 लोग हैं, हाँ, एक डायरेक्टर एक वोट, चाहे तुम्हारे पास कितना शेयर है, तुम कितने बड़े डायरेक्टर हो, उन सब से कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या होगा? 1 डायरेक्टर 1 वोट। तो अगर 5 में से 3 लोग ने बोला हाँ भाई ये काम होना चाहिए, तो काम हो जाएगा, और 3 लोग ने मना कर दिया तो काम नहीं हो पाएगा। मेजोरिटी के द्वारा फैसले होंगे, 1 डायरेक्टर 1 वोट। अब ये वाला जो बीओडी वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा सीए फाइनल में पढ़ोगे आप लोग, आपके इंटरमीडिएट में है ही नहीं कि बोर्ड मीटिंग कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं है। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, शेयर होल्डर्स। अब एक मान लो ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा कोई मैटर है जिसमें हमको शेयर होल्डर से पूछना है, हम लोग को मेंबर से बातचीत करनी है। तो कैसे बातचीत करेंगे बेटा? सोचो, आप ऐसा सोचो, आप लोग हमारे एक्सेल के शेयर होल्डर हो और हम डायरेक्टर है। तो अब एक सवाल है कि ऐसा कोई मैटर है जो शेयर होल्डर से पूछना है। अच्छा, मेंबर लोग, शेयर होल्डर लोग जो होते हैं, क्या वो कंपनी में बैठते हैं? क्या रोज आते हैं? क्या नहीं आते? आप लोग आएंगे अलग बात है, पर वैसे शेयर होल्डर तो नहीं आते, वो तो अपने घर पे बैठे रहते हैं। तो उनसे अगर पूछना है तो क्या बुलाना पड़ेगा? उनका मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो अब नोट कीजिएगा, ये जो शेयर होल्डर की जो मीटिंग्स होती है ना, जो उनके लिए बुलाई जाती है कुछ मैटर डिस्कस करने के लिए, शेयर होल्डर की मीटिंग को क्या बोला जाता है? जनरल मीटिंग। ये अपने चैप्टर का नाम है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो जनरल मीटिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर्स की मीटिंग। जहां पे कौन आएंगे बेटा? शेयर होल्डर। तो उनकी मीटिंग होगी जनरल मीटिंग। अब ये नोट कीजिएगा, ये जो जनरल मीटिंग होती है ये फिर 2 प्रकार की होती है। पहला, एनुअल जनरल मीटिंग, इसको प्यार से बोलते हैं एजीएम। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसको प्यार से बोलेंगे अपन ईजीएम। जनरल मीटिंग के 2 बच्चे, एक का नाम एजीएम, दूसरे का नाम ईजीएम। ठीक है, मतलब जनरल मीटिंग बड़ा शब्द है, इसके अंदर एजीएम भी आएगा और ईजीएम भी आएगा। 2 प्रकार से आप मीटिंग कर सकते हैं। यहां पे लिखिए, एजीएम के बारे में लिखिए जरा। अच्छा, नाम से आप समझ रहे हैं क्या? एनुअल जनरल मीटिंग। चलो डिफाइन करो बेटा, कौन सी जनरल मीटिंग को आप एनुअल जनरल मीटिंग बोलोगे? जो साल में एक बार होगा, एनुअल वर्ड ही लिखा हुआ है इसमें, तो नोट कीजिएगा। ये जो जनरल मीटिंग होगी वंस इन अ ईयर, एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी वो साल में एक बार होगी। जो कंपनियां होती है ना, हर कंपनी को साल में कुछ ऐसे काम है जो हर साल करने पड़ेंगे। आप ऐसा समझ लो, आमतौर पे जो एजीएम होता है ना, उसमें मेंबर को इसलिए बुलाया जाता है कि ऐसे काम जो हर कंपनी को हर साल करने ही पड़ते हैं, उनका डिस्कशन करने के लिए जो मीटिंग बुलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एजीएम। तो एक थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। मतलब ये जो एजीएम है उसके कुछ कॉमन मैटर क्या होते होंगे? कॉमन मैटर, कॉमन मैटर्स। आप सोचो ऐसा क्या काम होता होगा जो हर कंपनी को हर साल करना ही पड़ता होगा? डिविडेंड डिक्लेयर करना, वेरी गुड। अच्छा, डिविडेंड किसके बेस पे होगा? प्रॉफिट के बेस पे। और प्रॉफिट निकलने के लिए क्या बनाया होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ? आप सोचो भैया, तुम लोग ने पैसा लगाया कंपनी में,
तुम घर पे हो, अच्छा तुमने कंपनी को पैसा क्यों दिया? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? चैरिटी करने के लिए दिए? काय के लिए दिए? प्रॉफिट कमाना। तुम ये चाहते हैं कि तुमने कंपनी को पैसा दिया, कि तुमने बोला कि भैया हम कंपनी को पैसा दे रहे हैं, अब ये कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो सारे मेंबर को डिविडेंड के रूप में बांटेगी, बराबर है? अब एक बात सोचो, तुम तो पैसे देके घर में बैठे हो और तुम्हारे बदले में काम कौन कर रहा है? हाँ, डायरेक्टर। भाई तुम्हारे बदले में काम कौन कर रहा है? डायरेक्टर। डायरेक्टर ने साल भर काम किया, साल भर काम करने के बाद डायरेक्टर ने क्या किया होगा बेटा? पीएल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, है ना? उसके बाद ऑडिटर से ऑडिट कराया। ऑडिटर मतलब तुम लोग सीए बनने वाले हो, ऑडिटर बनोगे, तुमसे चेक कराया, साइन कराया। उसके बाद तुमको मतलब डायरेक्टर को मेंबर को बुलाना पड़ेगा ना, मेंबर को बताएंगे देखो भाई आपने जो हमको पैसा दिया, हमने साल भर काम किया और इस साल हमारी कंपनी का ये प्रॉफिट है, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डायरेक्टर बना के किसके सामने बुलाए, प्रस्तुत करेगा? मेंबर के सामने। तो मेंबर की मीटिंग बुलाएगा और उनको बोलेगा देखो भाई इस साल हमने काम किया, ये टर्नओवर है, ये इनकम है, ये हमारे एक्सपेंसेस है और इतना प्रॉफिट हुआ। हर साल का ये काम है, तो ये जो हर साल का काम है वो कौन सी मीटिंग में करते होंगे? एजीएम में, ठीक है? तो पहला पॉइंट में लिख देता हूं, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं बीओडी चुपचाप बना लें, अरे मालिकों को बताना पड़ेगा देखो इस साल का ये प्रॉफिट है। जो मेंबर होते हैं चेक करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, घोटाला तो नहीं हुआ, फ्रॉड तो नहीं हुआ, और वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं पीएल अकाउंट देख के, बैलेंस शीट को देखकर। समझ रहे हैं आप? तो ये हर साल का काम होगा अकाउंट बनाना। और फिर जो उन्होंने बोला इस अकाउंट के बेस पर क्या दिया जाएगा? डायरेक्टर क्या बोलेंगे? भाई अपन ने इस बार खूब प्रॉफिट कमाया और हम इस साल आपको 50% का डिविडेंड देना चाहते हैं, तो प्रॉफिट के बेस पर हर साल क्या डिक्लेयर होता होगा? डिविडेंड। तो सेकंड नंबर हो गया एग्जांपल के लिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। और एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, एक और एग्जांपल, जो डायरेक्टर होते हैं ना उसको भी अपॉइंट कौन करते हैं? शेयरहोल्डर्स। तो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी आमतौर पे एनुअल जनरल मीटिंग में होती है, ठीक है? तो एक और मैं लिख देता हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ऐसा मान लो बेटा कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो हर साल एजीएम में अपॉइंट होते हैं, तो ये भी एक एनुअल वर्क है जो कंपनी को हर साल करना होता है। इसके बाद में लगा देता हूं एटसेट्रा, और भी कुछ काम हो सकते हैं। मतलब एक बात पक्का है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हर कंपनी को हर साल करने होते हैं, तो वो जो मीटिंग आप बुलाओगे ना, इस मीटिंग को हम क्या बोलेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग। तो अभी थोड़ा जो बेटा अगला पॉइंट क्या है अपना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो कुछ बोल पाओगे क्या आप लोग? मैं एक हिंट देना चाहता हूं ताकि आप कुछ बोल पाए। आपको पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन याद है? हाँ याद है? पूछूंगा नहीं, याद है ना? हाँ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी याद है? तो अब वैसा ही डेफिनेशन लॉ मेकर ने इधर डाल दी। भैया मैंने हिंट दे दिया, अब तुम बताओ क्या लग रहा है? हाँ, पब्लिक कंपनी क्या था याद करो? विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो बस वैसे ही है। एजीएम क्या है? तो ये एजीएम है। और व्हाट इज एजीएम? अदर देन एजीएम। जो एजीएम नहीं है वो क्या है? एजीएम। तो लिख दो यहां पे जनरल मीटिंग अदर देन एजीएम। एजीएम के अलावा बाकी जितनी भी साल भर में मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग को हम क्या बोलेंगे? ईजीएम। साल के बीच में भी और भी कोई मैटर आते होंगे ना, जिसके लिए मेंबर से पूछना पड़ेगा। भाई मेंबर से पूछना पड़ेगा या डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, ये बातें एक्ट में लिखी रहती है, कंपनीज एक्ट में लिखा रहता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक कंपनी को अपने आर्टिकल्स को बदलना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बदलना है, या एक कंपनी को अपने मेमोरेंडम को बदलना है, तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि इसके लिए मेंबर की मीटिंग होगी और वहां पे आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो उनके लिए किसको बुलाना पड़ेगा? मेंबर को। तो एजीएम के अलावा बाकी जितनी बार भी मेंबर आएंगे ना मीटिंग में, उन सब मीटिंग को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर पॉइंट? तो
अब ये जो अपने दो पार्ट में जो डिवाइड किया ना, अब यहां पे लिखो ये जो एजीएम है ये हमारे कंपनीज एक्ट में 96 में प्रोविजन है, या ऐसा लिख दो 96 प्लस 97, ये दो सेक्शन में आप एजीएम के बारे में बात करोगे, और जो ईजीएम है उसमें 100 प्लस 98, पहले 100 लिखना फिर 98 लिखना। एजीएम का दो सेक्शन 96 97, ईजीएम के भी दो सेक्शन कंपनीज एक्ट में 100 और 98। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक अगला एक कॉमन क्वेश्चन है आपसे, ये जो जनरल मीटिंग है वो कौन बुलाता होगा बेटा? जैसे आप तो मेंबर घर में बैठे हैं, है ना, हम लोग आपके बदले में कंपनी में डायरेक्टर में बैठे हैं, तो आप लोग को बुलावा कौन भेजेगा? डायरेक्टर। मतलब जो भी जनरल मीटिंग होती होगी, चाहे वो एजीएम हो या ईजीएम हो, उसके लिए डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो देख देख के लॉ पढ़ पढ़ के मीटिंग बुलाते होंगे कि हमारे कंपनी को ये काम करना है और उसके लिए मेंबर से पूछना है। तो डायरेक्टर क्या करते होंगे, सारे मेंबर को क्या भेजते होंगे? नोटिस। क्या भेजते होंगे? नोटिस, मतलब इनविटेशन समझ लो कि भैया आप एक मैटर है, ये मैटर है और आपको आना है, तो आपको बुलाया जाएगा नोटिस भेजकर। ठीक है, तो अब जो मैं पहला सेक्शन ले रहा हूं ना, वो ले रहा हूं मैं सेक्शन नंबर 100। तो अब सीधा अपन आते हैं बेटा सेक्शन नंबर 100 में ईजीएम के बारे में, कि कोई भी कंपनी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना चाहती है तो उस केस में क्या क्या होगा। तो आप एक काम करो, अब आप पेन नंबर आ जाओ बेटा 10.7, पेन नंबर 10.7 में आइए, और पेन नंबर 10.7 के बाजू में जो जगह है ना उसमें लिखिएगा, पेन नंबर 10.7 के बाजू में जगह में लिखिएगा लिखो ईजीएम सेक्शन 100। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुलाएंगे उसके बारे में कॉल्ड बाय, एक क्वेश्चन मार्क करो, दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला तो कौन बुलाएगा? बीओडी, बाय बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कई बार ना उसके लिए वर्ड आएगा बोर्ड, एक ही बात है, BOARD, बोर्ड्स या बोर्ड, दोनों का मीनिंग सेम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोल सकता है या केवल बोर्ड भी लिख सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। और सेकंड नोट कीजिएगा, ऑन रिक्वाजिशन ऑफ मेंबर्स, ऑन रिक्वाजिशन ऑफ मेंबर्स। नया मेंबर का मतलब क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर। और एक बात ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट में लगभग सब जगह मेंबर वर्ड यूज हुआ है, शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं हुआ है। और मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, अभी आप छोड़ देना, अभी दिमाग में एक बात सेट कर लो कि शेयर होल्डर वर्ड लिखना नहीं है, क्या लिखना है बोलो? मेंबर्स। ठीक है, ये जो एक वर्ड है ना रिक्वाजिशन, ये एक टेक्निकल वर्ड है, इस वर्ड को आपको यही लिखना है, चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना। लॉ में आप बिल्कुल 100% अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस जो टेक्निकल टर्म्स है ना उनको इज्जत पूरी देना है, मतलब वो वर्ड को चेंज नहीं करना है। बाकी आपको जो सेंटेंस पॉइंट बनाना है पॉइंट बना लो, पैरा बनाना है वो सब आपकी मर्जी चलेगी। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना रिक्वाजिशन, इस वर्ड का मतलब होता है रिक्वेस्ट, लेकिन अपने को वर्ड क्या यूज करना है एग्जाम में या हमेशा के लिए? रिक्वाजिशन। तो ये पढ़ के कुछ समझ आ रहा है क्या? एक तो बीओडी मीटिंग बुला सकता है, और दूसरा मैंने क्या लिखा? ऑन द रिक्वाजिशन ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कई बार जो कंपनी के मेंबर है
वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे? बीओडी को। और क्या बोलेंगे? ये मैटर है, इसके लिए आप मीटिंग बुलाओ। तो मेंबर की रिक्वेस्ट आने पर बीओडी मीटिंग कॉल करेगा। तो एक तो बीओडी अपनी मर्जी से कॉल कर सकते हैं, उनको जब जब लगेगा, लेकिन मेंबर को भी लॉ मेकर ने अधिकार दिया है कि वो बीओडी को रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो मीटिंग बुलाओ, तो उस केस में बीओडी को मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो हम लोग को 100 में दोनों पॉइंट को डिस्कशन करना है। क्लियर है पॉइंट? मतलब इसमें सब 100 में मेन पॉइंट यही इसके बारे में, इसमें ना अपने को बेटा कंडीशंस पढ़नी है बहुत सारी, कि अगर मेंबर अगर मीटिंग बुलवाना चाहता है तो मेंबर को क्या क्या कंडीशंस पूरा करना पड़ेगा, किन बातों को सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन, तब जाके वो बीओडी को रिक्वेस्ट कर सकता है। तो ये अपन यहां पे एक डिस्कशन करने वाले। तो अब मैं काम कर रहा हूं, जो सेक्शन नंबर 100 है ना, इसको मैं एक बार पढ़ना चालू कर रहा हूं। और शुरुआत में ना ये मान के चलना 8-10 दिन, मैंने पहले ही बताया, शुरू के 8-10 दिन मैं ये चाहूंगा कि लॉ को पढ़ना सीखें आप। तो हम लोग का पूरा फोकस उसी पे होगा, ताकि लॉ का पढ़ने का एक तरीका एक बार समझ आ जाएगा ना, तो लॉ का पूरा सब्जेक्ट आपको हमेशा इजी लगेगा। ठीक है, तो आइए अब मैं सीधा लॉ की लैंग्वेज में आ रहा हूं बेटा। सेक्शन नंबर 100 निकालिए सेक्शन नंबर 100 निकालिए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करो। ये पूरा कानून है जो 100 के बारे में लिखा हुआ है, ईजीएम के बारे में लिखा हुआ है। तो नेचुरली क्या होता होगा, कोई भी कंपनी जब भी ईजीएम बुलाती होगी तो क्या पढ़ती होगी? सेक्शन नंबर 100। तो पॉइंट नंबर 1 अच्छा, ये सबसेक्शन नहीं लिखा है मैंने ना अपनी बुक में, मैंने कोई सबसेक्शन नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं है। आप सेक्शन नंबर भी याद कर लो ना तो अपने आप में बहुत है। तो सबसेक्शन तो बिल्कुल दिमाग ही मत रखना। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ने अपन, क्या लिखा देखो आप, बोर्ड मे कॉल ईजीएम व्हेनेवर इट डीम्स फिट। क्या मतलब है सेंटेंस का? बीओडी जब चाहे तब मीटिंग बुला सकती है। अच्छा, जब चाहे तब मीटिंग बुलाने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता होगा ना, सोचो एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो कंपनी के बीओडी कंपनी चला रहे हैं, वो रोज बिजनेस करें, 5 डायरेक्टर ऐसे जो रोज कंपनी में जा रहे हैं, बिजनेस का डिसीजन ले रहे हैं। अब उनको अगर लग रहा है कि यार हमारे कंपनी का जो आर्टिकल नंबर 10 है ना, ये थोड़ा गलत है, ये रूल ठीक नहीं बना है, इसको चेंज करना चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 14 जब इन्होंने पढ़ा, बीओडी ने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 14 जब पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि आर्टिकल को चेंज करने के लिए मेंबर से पूछना पड़ेगा, मेंबर को बुलाओ, उनसे परमिशन लो, तुम नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा, बीओडी को जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो इसलिए क्या लिखा है, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब बीओडी मीटिंग कॉल कर सकता है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, जब मर्जी तब वो मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ओके, अब अगला जो पॉइंट है उसके बाजू में एक हेडिंग डालो, तो ये आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है प्लेस, और इसको करना बेटा स्टार मार्क। अब आपको ध्यान से, ये तुमको ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, बस ये जो 2 लाइन लिखी है ना, इसको एक बार रीड करो आप। इसमें क्या मिलने वाला है आपको? ईजीएम का प्लेस क्या होगा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहां पर बुलाई जाएगी, उसके बारे में एक बार रीडिंग कीजिएगा सब लोग। और जब भी मैं क्लास में आपको रीडिंग करने बोलूं ना, तो तुम समझ जाना तुम सबसे बड़ा काम कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो। क्योंकि आपकी स्किल डेवलप तभी होगी जब आप रीडिंग करके खुद से इंटरप्रिटेशन चालू करोगे। शुरू में गलतियां होगी, धीरे 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 करके आप गलतियों से सीखना चालू करोगे, आपको पता चलेगा पढ़ना कैसे है। तो हर किसी को बेटा अपना एक व्यू, माइंडसेट बना के रखना है कि इसका लॉ का मीनिंग क्या होगा। पढ़ लिया आप लोगों ने? 2 लाइन बस, पूरा पेज तो नहीं पढ़ने बैठ गए ना, 2 ही लाइन पढ़ना है, हो गया? चलो अब लिखते हैं आप, लिखते चलिए आप। प्लेस
ऑफ ईजीएम, ईजीएम का प्लेस क्या होगा, ये एक सवाल है। देखो आप इधर उधर कहीं पे भी घूमते भटकते रहते बेटा दिन भर, लेकिन आपका एक घर है ना, देयर इज अ परमानेंट प्लेस ऑफ प्लेस। दिन भर आप इधर उधर घूमते भटकते हैं, एक प्लेस है आपका जिसको घर बोलते हैं, वो आपका परमानेंट एड्रेस है। वैसी कंपनी के बिजनेस के प्लेस बहुत हो सकते हैं। जैसे आप देखो रिलायंस का हर सिटी में ऑफिस है, हर सिटी में इनका शॉप है, लेकिन रिलायंस का भी एक एड्रेस होगा फिक्स, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कौन सा ऑफिस? हेड ऑफिस। और उसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोलते हैं? न कॉर्पोरेट ऑफिस बोलते हैं, न हेड ऑफिस बोलते हैं, लॉ में क्या वर्ड है? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स होता है। जैसे एक्सेल का रजिस्टर्ड ऑफिस है बेटा ब्लॉक ए, जहां ऑफिस है अपनी, वो एक्सेल का एक्सेल टावर ब्लॉक ए, ये एक्सेल का रजिस्टर्ड ऑफिस है। हमारी क्लास तो यहां पे भी चल रही है, पर ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। मतलब ए में भी चलती है, बी में भी, तो हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस दो है, लेकिन हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? एक जगह फिक्स होगा। ठीक है, तो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हो। क्या आपको लगता है बेटा ईजीएम जो होती है कंपनी की, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में करना जरूरी है? हाँ, अच्छा, आपको बेटा ऐसा नहीं सोचना कि मेरे को लॉ बनाने पूछा जा रहा है कि मैं लॉ मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। अरे बेटा लॉ मेकर लॉ बना के जा चुके हैं, तुमको बस पढ़े हुए लॉ को बताना है। तो इतना सोचना नहीं कि क्या कैसा होना चाहिए, लॉ बनाना नहीं है ना, जो बना हुआ है उसको पढ़ के बताना है। क्या लग रहा है क्वेश्चन का आंसर? क्या क्या ईजीएम जो होती है वो कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में करना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि एक्सेल का मेरे को ईजीएम बुलाना है और मेरे को लगता है गोवा में चलते, घूमना फिरना भी जाएगा, ईजीएम भी वहां कर लेंगे, क्या ईजीएम में गोवा में कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता? कर सकते? हाँ, अच्छा, मैं बोला अभी आजकल गोवा में ठीक नहीं है, मैं काम करता हूं सीधा स्विट्जरलैंड जाता हूं। नहीं, मतलब गोवा में तुमको दिक्कत नहीं है, स्विट्जरलैंड में दिक्कत है तुम्हारे को। क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, मतलब क्या मिला तुम्हारे को? लॉ में मिला जो ईजीएम होगा वो कहां पर होगा? एट एनी प्लेस इन इंडिया। मतलब लॉ मेकर ने ऐसा नहीं बोला कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में करना है, लॉ मेकर ने क्या बोला? ईजीएम जो होती है ना कंपनी की, वो एट एनी प्लेस इन इंडिया कर सकते हैं, कहीं पर भी इंडिया में कोई भी कोने पे आप अपनी ईजीएम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कोई ऐसी कंपनी भी तुमको मिली क्या जो इंडिया के बाहर भी कर सकती है? सबसे खतरनाक इंटरप्रिटेशन का पॉइंट वही है। तो एक बार मैं पढ़ूं लॉ को, कौन सी कंपनी मिल रहा है बताओ? क्या सुनाई नहीं दिया? हाँ, होली ओन सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा चलो ठीक है, लिखो भाई। ये पहले तो एक काम करो, प्लेस ऑफ ईजीएम के बारे में दो पार्ट में डिवाइड करो। पहला पॉइंट लिख देते हैं इन इंडिया, इन इंडिया। मतलब आमतौर पे जो भी कंपनियां हैं उनको अपना ईजीएम कहां बुलाना पड़ेगा? इंडिया में, कोई भी कोने में बुला लो आप इंडिया के, सब चलेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाना कोई कंपलसरी नहीं है, आपको जहां मर्जी वहां बुला लो। ठीक है, अब सेकंड नंबर अपन लिख रहे हैं एक ऐसी कंपनी है जो अपनी ईजीएम इंडिया में भी बुला सकती है और इंडिया के बाहर भी बुला सकती है। वो कौन सी कंपनी है? बोलो एक बार, बोल के बताओ। सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी। क्या ये सही वर्ड है? सब्सिडी ऑफ द फॉरेन कंपनी सही वर्ड है क्या? नहीं है बेटा, क्या वर्ड है? होली ओन्ड सब्सिडरी। जरा लिखिएगा सेकंड नंबर, होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहले लिखो
wholly owned subsidiary of a company incorporated outside India. ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, ओनली ओन सब्सिडी। सब्सिडी कंपनी समझते हैं आप लोग? अब जरा समझेंगे इसको। देखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर्स को परचेस कर लिया। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 60% शेयर परचेस कर लिया। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर ले, तो जो कंपनी शेयर परचेस करती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी के शेयर परचेस हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी कंपनी, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87 और क्लॉज 246, सेक्शन 2 क्लॉज 46, 246 में होल्डिंग कंपनी, ये अपन पूरा आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लेना, तो उस कंपनी का पूरा कंट्रोल इसके पास आ जाता है। तो जो कंपनी कंट्रोल कर रही होती है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, और जो कंट्रोल हो रही है उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी कंपनी। क्या यहां पर सब्सिडी कंपनी लिखा है? क्या लिखा है बेटा? ओनली ओन्ड सब्सिडी। ये वर्ड ही मीनिंग ये लगे। होनली ओन्ड का मतलब क्या हुआ मालूम? 100% सब्सिडी। क्या बोलते हैं इसको? 100% सब्सिडी। इसका मतलब देखो, अब मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूं। ये जो ए लिमिटेड है, ये एक और कंपनी है बेटा सी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने क्या किया? सी लिमिटेड के 100% शेयर परचेस कर लिए। ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के 100% शेयर परचेस कर लिया। तो ये जो सी लिमिटेड क्या कहलाएगी बोलो? ओनली ओन सब्सिडी, वोज, WOS। क्या बोलेंगे इसको? वोज, 100% सब्सिडी। मतलब अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के 100% शेयर परचेस कर लिया, तो ये जो सी लिमिटेड है ये सब्सिडी तो है ही है, पर सब्सिडी की जगह उसको और क्या बोलेंगे? होली ओन्ड सब्सिडी। तो ये जो सी लिमिटेड है इसको कहलाएंगे अपन वोस, होली ओन्ड सब्सिडी। क्लियर पॉइंट? अब इस पे आ जाओ बेटा। क्लियर पॉइंट? अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। यहां पे जो लॉ में लिखा हुआ है देखो, मेरा एक सवाल है आपसे। ये जो ए लिमिटेड है ये भी इंडिया की कंपनी है और सी लिमिटेड भी इंडिया की कंपनी है। तो क्या ये जो कंपनियां हैं ये इंडिया के बाहर ईजीएम बुला सकती है क्या? नहीं, ये इंडिया के बाहर ईजीएम नहीं बुला सकती। मेरा एक सवाल है, कौन सी ऐसी कंपनी है आपने जो पढ़ के सोचा होगा जो अपनी ईजीएम इंडिया के बाहर भी बुला सकती है? अगर होल्डिंग कंपनी कहां की है? हाँ, आउटसाइड इंडिया। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, ये एक यूएस की कंपनी है। इसने क्या किया? इंडिया में एक कंपनी बनाई, उसका नाम है फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये इंडियन कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई। मतलब कंपनी कौन सी हो गई? इंडियन। जबकि फेसबुक कहां पे इनकॉर्पोरेटेड बेटा? यूएस में। तो वो कंपनी है, ये भी कंपनी है। इन्होंने क्या किया? ये जो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन जो है ना, इन्होंने क्या किया? इंडिया में कंपनी बनाई, उसका 100% शेयर किसके पास है मालूम? फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के पास। तो ये जो फेसबुक है उसकी इंडिया में एक कंपनी है, और तो अब क्या बोलेंगे? अगर 100% शेयर है तो ये कंपनी क्या हो गई बोलो? वो किसका? फेसबुक का। अब एक बात सोचो, ये कंपनी जब अपनी
ईजीएम बुलाएगी, समझना। अच्छा अब ये बात सोचो बेटा, ये कंपनी इंडिया में बनी है, फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहां बनी है? इंडिया में। मान लो इसका गुड़गांव में ऑफिस, ये कंपनी बनाए, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है? गुड़गांव, तो इंडिया में बनी है। आमतौर पे जो कंपनी इंडिया में बनती है उनका ईजीएम कहां पर होना चाहिए? इंडिया में। लेकिन अब बात सोचो, इस कंपनी के जो मेंबर है, कंपनी इंडिया की है, इस कंपनी के मेंबर कहां बैठे हैं? वो तो अमेरिका में बैठे हैं, क्योंकि पूरा शेयर अमेरिका के पास में। तो अब एक चीज सोच रहे बेटा, वो ईजीएम के लिए, अच्छा ईजीएम ना साल में कई बार होती है, तो अब जो ईजीएम है उसके लिए मतलब पूरे यूएस के जो भी लोग हैं, जो मेंबर है, वो क्या इंडिया में आके मीटिंग करके फिर जाएंगे क्या? 19 घंटे आना अमेरिका से इंडिया, 19 घंटे जाना, 1 घंटे की मीटिंग करना, वायबल नहीं है ना। तो ऐसे केस में क्या होगा मालूम है आपको? जो बाहर के लोग हैं ना, वो इंडिया में कंपनी बनाना बंद कर देंगे। जबकि हमारे इंडिया में अगर कंपनियां बनती तो हमारे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती है, टैक्स मिलता है। तो इंडिया में हमारी कंपनियां, हमारे जो लॉ है ना, वो इनको प्रमोट करते हैं कि भैया आओ, आप इंडिया में आओ, हम आपके लिए लॉ को थोड़ा लिबरल कर लेते हैं। तो इनको बोला गया कि आपको ईजीएम के लिए इंडिया आने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो यूएस में भी अपनी ईजीएम कर सकते हैं। भले तुमने कंपनी इंडिया में बनाई है, हमारे कंपनियों को इंडिया में करना पड़ता है, पर तुमको मैं एग्जाम करें, तुम अपनी ईजीएम इंडिया के बाहर भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो होल्डी ओन सब्सिडी है ना, वो अपनी ईजीएम कहां पर करे? अच्छा बेटा, इंडिया में कर सकते हैं क्या लोग? हाँ, इंडिया में तो कर ही सकते हैं, पर वो चाहे तो इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिखिए, ये जो ईजीएम है इसका प्लेस क्या होगा? ये अपना क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये इन इंडिया भी कर सकते हैं और आउटसाइड इंडिया भी कर सकते हैं। अपने को देखना है इंडियन कंपनी के ऊपर। तो ये जो फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी है, तो हमारा कंपनीज एक्ट लगेगा इसके ऊपर। तो वैसे तो इंडिया में करना चाहिए, पर ये क्या है बेटा? वोस है, ये वोस है। तो और वोस किसका है? आउटसाइड इंडिया। इनके पूरे कंट्रोल, इनके पूरे आका किधर बैठे हैं? इंडिया से बाहर। तो उनको सुविधा देने के लिए क्या बोल दिए? तुम अपनी ईजीएम जहां पे करना है करो, मतलब अमेरिका में करना है वहां पे कर सकते हो। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है बेटा? ये जो फेसबुक इनकॉर्पोरेशन है, ये अपनी ईजीएम कहां पे करेंगे? क्या वो इंडिया में करेंगे? क्या अपना कंपनी जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है क्या? नहीं, अपन लोग केवल कहां तक के बारे में नियम बना सकते हैं? ऐसी कंपनी जो इंडिया में बन रही है, ये तो अपने यूएस के लॉ के हिसाब से डिसाइड होगा, अपने को से क्या टांग अड़ानी नहीं अपने को। तो हमारे कंपनी किस में टांग अड़ाता है बेटा? ऐसी कंपनियां जो इंडिया में बनी है, वो जाने उनका काम जाने, उनसे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर पॉइंट? चलो, तो एक बार मेरे को बोल के बताओ, ऐसी कौन सी कंपनी है? अच्छा, आमतौर पे ईजीएम कहां पर होगा? आमतौर पे इंडिया में। ऐसी कौन सी कंपनी है, इसका लैंग्वेज अच्छे से बोलना, ऐसी कौन सी कंपनी जो इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं? होल्ली ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यहां पे जो कंपनी, जो इंडियन कंपनी, वो कौन है? होल्ली ओन्ड सब्सिडी। और कंट्रोल कहां है? बाहर। तभी तो इनको बोला ना, तुम भले इंडियन कंपनी हो, तुम्हारा कंट्रोल बाहर है ना, तो तुम बाहर भी ईजीएम कर सकते हो। एक और एग्जांपल लिखो फटाफट, ये इससे पता चल जाएगा, तुम कंफ्यूज होगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। लिखो एग्जांपल नंबर 2, ए लिमिटेड इंडियन कंपनी, डब्ल्यू लिमिटेड दुबई की कंपनी, ए लिमिटेड परचेस 100% शेयर्स ऑफ डब्ल्यू लिमिटेड। ए लिमिटेड एक इंडिया की कंपनी है, इसने दुबई की कंपनी डब्ल्यू लिमिटेड नाम है उसका 100% शेयर परचेस कर लिया। तो आप पहले मेरे को बताओ, वोस कौन है? वोस, हाँ, दुबई वाली। भाई ये परचेस शेयर हो रही है इसके, तो डब्ल्यू लिमिटेड क्या बन गया? वोस। और ए लिमिटेड कौन है? इंडियन कंपनी, मतलब ये कौन है बेटा? होल्डिंग कंपनी। अब आपको ये बताना है मेरे को कि ये कंपनी ईजीएम कहां बुला सकती है और ये कंपनी ईजीएम कहां बुला सकती है। आराम से आप कुछ सेकंड सोच के आंसर दे सकते हैं।
पढ़ लिया, बोलेंगे। आओ पहले आ जाओ बेटा ए लिमिटेड के बारे में, इन इंडिया ओनली। अच्छा ये वोज बाहर है इसका, तो ये बाहर नहीं जा सकते, पक्का लिख दो इंडिया, इन इंडिया ओनली। क्योंकि जो एग्जाम्पशन हो किसको है, वोज को, ये वोज नहीं है ना, ये इंडियन कंपनी पर ये वोज नहीं है, ये तो होल्डिंग कंपनी है, तो इनको ईजीएम कहां मिलाना पड़ेगा, इंडिया में, नॉर्मल एप्लीकेबल होगा। हाँ जी बेटा, इसके बारे में क्या ख्याल है, इंडिया में कि इंडिया के बाहर, दोनों जगह, इंडिया में भी कर लें, इंडिया के बाहर भी कर लें। हाँ अरे क्या इनके ऊपर अपना कंपनीज एक्ट लगेगा, ये कहां बनी है, दुबई में, तो दुबई की कंपनी है तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, दुबई का। इसके बारे में मैं कौन होता हूं बताने वाला कि तेरे को इंडिया में करना है कि बाहर करना है, इनके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, दुबई का लॉ लगेगा। तो आप नोट कर लीजिएगा, इसको ये बोलेंगे अपन कि कंपनीज एक्ट 2013 इज नॉट एप्लीकेबल। अपन क्यों पंचायती करें बेटा कि इसको कहां करना है, वो जाने, उनका लॉ जाने, हर जगह अपने को टांग नहीं अड़ानी है, बाहर अपन केवल इंडिया की कंपनी को रेगुलेट करेंगे, तो दुबई लॉ शैल अप्लाई। ये क्या होता है, आईसीआईडी को घुमाता है, तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, आप लॉ से चिपक के रहना, आपको लॉ को पकड़ के रखना, भैया लॉ में ऐसा लिखा है। आईसीआई इधर आजू बाजू की बात करेगा ना तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तुम क्या चेक करना, तुम चेक करना वो है क्या, पहला है, फिर ये देखना उस ये वोज इंडिया की है क्या, हाँ अगर है फिर देखना इसका होल्डिंग कौन है, अगर इसका होल्डिंग इंडिया के बाहर है तो अपन क्या बोल देंगे, ये भले इंडियन कंपनी है पर ये अपनी ईजीएम बाहर भी कर सकता है, पर अगर वोज ही बाहर का है तो बात ही खत्म, बात ही खत्म, वो जाने उनका काम जाने, और तुम इंडिया की कंपनी हो तो तुमको तो कहां करना है, इंडिया में ही करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक बार रीड कर लो इसको क्या लिखा देखो आप, हाउएवर ईजीएम ऑफ अ कंपनी, देखो ये एक बार अदर देन को मैं छोड़ देता हूं, तो सेंटेंस क्या बना, ईजीएम ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। मतलब आप चाहो ना आप इसके दो सेंटेंस बना सकते हो, आप पहला सेंटेंस क्या बना सकते हो, ईजीएम ऑफ अ कंपनी, ईजीएम ऑफ अ कंपनी शैल बी हेल्ड इन इंडिया, और फिर सेकंड नंबर क्या बनाओगे आप, सेकंड नंबर अदर देन क्या लिखा देखो आप, अदर देन मतलब कौन सी कंपनी को एक्सेप्शन दिया गया है, अदर देन होल्डी ओन्ड सब्सिडी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो एक काम करना, ये जो सेंटेंस है ना इसको याद करने में दिक्कत आएगी आपको, आप इसको 2 पॉइंट बना के लिखो, तो आप भले वही नोट कर लो, ये नीचे में जगह है ना, आप लिखो यहां पे, ये पॉइंट नंबर 1 को मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखो, ईजीएम ऑफ अ कंपनी shall be held in India। कंपनी की ईजीएम इंडिया में होगी, ये नॉर्मल लॉ हो गया। अब सेकंड नंबर लिखो, ये होता है मतलब लॉ को रट्टा नहीं माना कि जैसा लिखा वैसा, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, लेकिन मैं लॉ मेकर के लॉ को इज्जत पूरी दूंगा, तो मैंने इसको 2 पार्ट में अपने हिसाब से लिख दिया। सेकंड लिखिए, However, EGM of was of a company incorporated outside India may be held either in India or even outside India। क्लियर है? अभी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद में फिर अभी आपका टेक्स्ट है मेरे ख्याल से ना।
और कल से फिर आप लोग का रेगुलर में 3 क्लास होगा, मतलब 100 में यहीं तक हुआ था, कल से फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।